हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट स्पेशल रिवीजन सीरीज। क्योंकि आपका जूनियर असिस्टेंट का ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 29 जून 2025 को कराया जाना प्रस्तावित है। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसकी आपकी समय सीमा होगी आपके 2 घंटे की। इन 100 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स की उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 मार्क्स की आपकी जो सामान्य अध्ययन है आपके जीएस का, वो पोर्शन पूछा जाना है। इस सीरीज के अंतर्गत हम 40 मार्क्स का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल, जीएस प्लस करंट अफेयर्स 2024-25 और चाहे वो 25-26 का हो, उन सबको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। वे स्टूडेंट जो आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी SSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, जो पैट आपका 2025-26 को 14 मई से आपके नोटिफिकेशन अलाउड है, वहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी हमें सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप सजेशन हमें दे सकते हैं। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान, यूक्रेन, श्रीलंका या फिर भारत? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा भारत से। भारत ने आपके ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? तो आपके 7 मई 2025 को इसको लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अब ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ चलाया गया है? तो ये चलाया गया है आपके आतंकवाद के खिलाफ। इस बात को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आपके 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों को, 26 पर्यटक जो आपके टूरिस्ट थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके रिटेलिएशन में भारतीय इंडियन आर्मी ने, क्या है आपके इंडियन आर्मी ने आपके ऑपरेशन सिंदूर चलाया है किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4, भारत। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए यहाँ पर आप खिताब कर लीजिएगा। खिताब किसने जीता है? केरल, विदर्भ, मुंबई या फिर पंजाब? तो जो रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा आपका, विदर्भ ने इसे जीता है 2025-26 में। तो आपकी जो केरल की जो टीम थी आपकी, वो क्या रही है? आपकी रनर अप टीम रही है, जबकि विदर्भ आपकी विनर रही है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपका एक डोमेस्टिक, घरेलू, जिसे हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है अपने भारत का। इस चीज़ को भी लर्न रखना, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा खेल या कोई टूर्नामेंट किससे संबंधित है। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। रनर अप टीम केरल रही है, विजेता टीम आपकी विदर्भ रही है। 2024-25 में खिताब जो आपकी विदर्भ है, उसने कौन सी टाइम जीता है? तो ये आपकी 3rd टाइम्स आपकी विनर रही है। कौन? आपकी विदर्भ की टीम। विदर्भ का कप्तान कौन था? इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरह से आपके यूपी SSSC आजकल अपना एग्ज़ाम सेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके जो कैप्टन थे वो थे आपके अक्षय वाडकर। कौन थे आपके? अक्षय वाडकर कैप्टन थे आपके विदर्भ टीम के। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब विदर्भ ने जीता है। राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? अवंती, कौशल, मगध या फिर कुरु? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजगृह है किस महाजनपद की आपकी क्या थी? राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, मगध की प्रथम राजधानी थी आपकी राजगृह। वर्तमान में राजगृह को किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में राजगृह को हम राजगीर के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है?
तो ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको लर्न करना है। मगध राज्य की राजधानी पहली रही है आपकी कौन? राजगृह। राजगृह के बाद इसकी राजधानी कौन सी बनी थी? तो वो बनी थी आपकी पाटलिपुत्र। क्या थी आपकी? पाटलिपुत्र थी, जिसे हम आधुनिक समय में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। आपके राजगिरी का जो वर्तमान यानी कह सकते हैं कि संस्थापक कौन था? तो संस्थापक उस समय था बिम्बिसार। कौन था आपका? बिम्बिसार ने इसकी स्थापना की थी। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। उस समय जो बिम्बिसार किंग था इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी आपकी राजगृह, जो कि वर्तमान में स्थित है आपके बिहार राज्य में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर या फिर ओंकारेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। कोणार्क मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क का मंदिर किससे संबंधित है? तो ये आपके भगवान सूर्यदेव से आपका संबंधित है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। अब ये जो कोणार्क मंदिर है कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके फ्यूचर में भी आने हैं। जो कोणार्क का टेम्पल है वो आपका स्थित है पुरी में। अब पुरी कहाँ पर है आपका? तो पुरी है आपके उड़ीसा में। इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो निर्माणकर्ता है आपके नरसिंह देव बर्मन प्रथम। कौन है निर्माणकर्ता? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया है। निर्माण कब कराया गया है? तो इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया है। कब कराया गया है आपका? 13th सेंचुरी यानी शताब्दी में कराया गया है। एक एक पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? तो 1984 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। ब्लैक पैगोडा के नाम से आपके कोणार्क के मंदिर को जानते हैं, जो कि सूर्यदेव भगवान को समर्पित है। ये कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो ये आपका वर्तमान में स्थित है पुरी में। यूनेस्को की धरोहर सूची में 1984 को इसे सम्मिलित किया गया है। निर्माण करता है आपके नरसिंह देव बर्मन प्रथम। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसिफ अली। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर किसे जाना जाता है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत से बाहर रह के, जैसे यूरोप और अमेरिका में रह के क्रांति की झलक जगा रही थी भारत को आज़ाद करने के लिए। इन्होंने जो मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि 1907 ईस्वी में इन्होंने तिरंगा फहराया था। तिरंगा कहाँ फहराया था इन्होंने प्रथम बार? तो वो है आपका स्टुटगार्ड में। कहाँ पर फहराया था? आपके स्टुटगार्ड में फहराया था, जो कि कहाँ स्थित है? आपके जर्मनी में स्थित है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा भी गया है। तो इस तरह से आपकी पहली भारतीय महिला जो कि विदेश में रहकर तिरंगा फैलाने वाली पहली भारतीय महिला थी, इसलिए इनको भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पे 1। मैडम भीकाजी कामा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? ज्योतिबा फूले, चित्तरंजन दास, अली बंधु, भीमराव अंबेडकर जी। तो यहाँ पर देखिए किसने, यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने महात्मा गांधी के साथ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो पहले आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। बात कर लेते हैं पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ है आपके 14 सितंबर
14 सितंबर 1932 ईस्वी को ये समझौता हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था, जो आपके सांप्रदायिक चुनाव थे, इलेक्टोरल बॉन्ड थे, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठ गए थे कि आप जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो इसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब भी आपसे हस्ताक्षर की बात की जाएगी ध्यान रखना, तो हस्ताक्षर किए थे अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपके हस्ताक्षर किए थे, जबकि इस समझौते पर आपके महात्मा गांधी ने ना हस्ताक्षर करके उनके समर्थकों ने किए थे। इस बात को आप ध्यान रखना, किसने समर्थन किए थे, उनके समर्थकों ने हस्ताक्षर किए थे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए पॉइंट टू पॉइंट आपको देखते जाना है। बात करते हैं पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को किन किन के मध्य हुआ है, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य में। लेकिन हस्ताक्षर जब भी क्वेश्चन आएंगे तो डॉक्टर अंबेडकर जी और प्लस उनके समर्थक, किन के समर्थक, तो ये हैं आपके महात्मा गांधी जी के समर्थक। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4। केंद्रीय सूचना एवं अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, आंतरिक सूची या फिर राज्य सूची। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, केंद्रीय सूचना एवं अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है, तो यहाँ पर दे रखा है 7वीं अनुसूची में आता है। उसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, संघ सूची का आपका ये विषय है। संघ सूची का जो भी विषय होता है उस पर आपके कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो वो होता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। यहाँ पे जो भी आपके कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जबकि राज्य सूची का विषय होता है उसमें आपकी बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जबकि समवर्ती सूची का जो भी विषय होता है उसे आप सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही आपकी पॉलिसी का निर्माण करती हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 1, केंद्रीय सूचना एवं अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 63। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसका होगा, एक भारत का उपराष्ट्रपति भी होगा। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। ये आपके अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। जबकि अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा जो कि आपके कार्यपालिका का कौन होगा, प्रधान होगा। अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है और अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, इन्हें भी देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनते हैं। तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा आपका, राज्यसभा का वो सभापति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 64 में। इस चीज़ को ध्यान रखना। अनुच्छेद जो 66 है वो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित है कि उसका चुनाव कैसे होगा। तो उसका चुनाव होता है जो भी राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, जो आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा में जितने भी आपके मेंबर होते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 66 में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या नेपाल। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ में करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ में कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो वो करता है आपके 4096.7 किलोमीटर आपकी सीमा साझा करता है आपके बांग्लादेश के साथ में। जबकि पाकिस्तान के साथ में कितनी करता है, तो पाकिस्तान के साथ में करता है आपकी 3323। कितनी करता है आपका 3323 किलोमीटर। जबकि चाइना के साथ में कितनी करता है, तो यहाँ पे करता है आपका
88 किलोमीटर। वहीं आपके नेपाल के साथ में सीमा साझा कितनी करता है अपना भारत, तो नेपाल के साथ में मात्र करता है 1751 किलोमीटर। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा आपके किसके साथ में सीमा साझा करता है, तो आपकी करता है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करने वाले इसके स्टेट कौन कौन से हैं अपने भारत के, तो भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में, उनमें से एक करता है आपका मिजोरम, दूसरा करता है आपका मेघालय, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना। तीसरा करता है आपका असम, चौथा करता है आपका त्रिपुरा, और पांचवा करता है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये जो 5 स्टेट हैं वो आपके सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में। सबसे लंबी सीमा है 4096.7 किलोमीटर। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर एक, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट पर बंदरगाह उदाहरण है? तूतीकोरिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके पढ़ लेना, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड कर पाएँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2, कांडला बंदरगाह। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो कि ये साउथ का पार्ट है अपने इंडिया का, तो आपका जो कांडला बंदरगाह स्थित है वो स्थित है इस जगह पर। तो ये जगह कौन सी है आपकी, यहाँ पर है आपका गुजरात। तो ये जो है आपका वेस्टर्न है और ये क्या है आपका ईस्टर्न है। इसी तरह से तूतीकोरिन कहाँ पर स्थित है, तो तूतीकोरिन आपका यहाँ पर स्थित है, जो कि स्थित है आपके तमिलनाडु में। इसी तरह से आपका जो पारादीप है, पारादीप कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में। जबकि जो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो जब आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, तो यहाँ पर जो गुजरात में है वो कांडला बंदरगाह है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आपके ईस्टर्न पार्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2, कांडला बंदरगाह। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, सोनीपत या फिर मुंबई। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा सोनीपत। सोनीपत कहाँ पर स्थित है? तो सोनीपत आपका स्थित है आपके हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। जो भारत का पहला संविधान संग्रहालय है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है, वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपके जो संविधान निर्माता थे उनमें से जो 300 लोग थे उनकी यहाँ पर वैक्स की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये किस यूनिवर्सिटी में बनाई गई हैं, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बनाए गए हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी का भी आपको नाम लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए। पूछा गया था पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? सोनीपत में। सोनीपत कहाँ है आपका? हरियाणा में है। और हरियाणा में भी कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपकी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। कितने यहाँ पे बनाए? जो 300 मूर्तियाँ हैं उनको बनाया गया है, जो कि आपके संविधान सभा के कौन थे? आपके सदस्य थे। उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर नॉमिनेट की गई हैं या फिर बनाई गई हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3, सोनीपत। संयुक्त राष्ट्र का 29वां, यहाँ पे 29वां कर लेना, 29वां जल परिवर्तन सम्मेलन COP29 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, बाकू, पेरिस या रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर डायरेक्टली आप लर्न कर लीजिए कि आपका जो COP29 है 2024 में आयोजन कहाँ पे किया गया। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 2, इसका आयोजन बाकू में किया गया। बाकू कहाँ पर है? तो बाकू है आपके अजरबैजान में। कहाँ पर है आपका? अजरबैजान में आपका बाकू स्थित है। इस चीज़ को आप लर्न करना। अजरबैजान में इसकी
आयोजन किया गया था, जबकि 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो 25 में आयोजन किया जाएगा आपके ब्राज़ील में। इम्पोर्टेंट आपका 2025 है, इस चीज़ को आप लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 2024 में आयोजन किया गया है बाकू अजरबैजान में। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी काबिनी, अर्कवती और अमरावती जैसी सहायक नदियां हैं? पेरियार, ब्राह्मणी, साबरमती या फिर कावेरी? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया कि कर्नाटक की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? काबिनी है, अर्कवती है और अमरावती है। यहीं से आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 4, कावेरी नदी के बारे में ये स्टेटमेंट कहा गया है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कावेरी नदी का उद्गम आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से हुआ है आपका? जो आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इस चीज़ को आप लर्न करना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन है इसकी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, जो अपना पानी ड्रॉप करती है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 4, कावेरी नदी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर, कोलेरू, चिल्का या फिर वेम्बनाड? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भारत की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील पूछी जा रही है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके J&K यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि आपकी जो कोलेरू झील स्थित है वो कहाँ स्थित है? ये खारे पानी की झील है जो कि स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। इस चीज़ को भी आप लर्न कर लेना। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है आपकी? सॉल्टी लेक है। इस चीज़ को भी आप लर्न करना। भारत की सबसे बड़ी सॉल्टी लेक स्थित कहाँ पर है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। इसी तरह से वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है केरल में। केरल की सबसे बड़ी लेक है आपकी। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो होगा आपकी वूलर झील। वृक्ष और झाड़ियों की खेती क्या कहलाती है? आर्बोरिकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर या फिर एवीकल्चर? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे वृक्ष और झाड़ियों की खेती के बारे में पूछा गया है कि क्या कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे आर्बोरिकल्चर। निम्नलिखित में से किस सेरीकल्चर कहा जाता है? यहाँ पर आप इसे किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? अंगूर की खेती, मत्स्य पालन, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन या फिर फलों को उगाना? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कल्चर वाले, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रेशम कीटों के वाणिज्य पालन। उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर औद्योगिक के लिए आपका किए जाते हैं। भारत रेशम के कीटों का औद्योगिक, यहाँ पे वाणिज्य उत्पादन करता है भारत। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता? कवक, शैवाल, जीवाणु या फिर शैवाल? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर इसका होगा। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक उपनाम भी है। इसे पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो सेल का पावर जो हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पावर हाउस ऑफ इसे सेल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका कवक, शैवाल और शैवाल होता है, यहाँ पे कुछ चेंज कर लेना, लेकिन इसके अंतर्गत आपका जीवाणु नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लर्न करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये मात्र आपके यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आपका पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लर्न करेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जीवाणु नहीं पाया जाता। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है?
क्यूलेक्स, एडिस, इन्फेलिस या फिर मैंसोनिया। तो देखिए यहाँ पर चिकनगुनिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किस मच्छर के काटने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, एडिस मच्छर के काटने से आपका चिकनगुनिया होता है। जो आपका चिकनगुनिया है वो किस तरह की बीमारी है, किस तरह का रोग है, तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये विषाणु के कारण ये आपका रोग होता है। जब एडिस मच्छर आपको काट लेता है तो किस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण दिखाई देंगे आपको, आपके अंदर तीव्र बुखार होगा, तीव्र बुखार के साथ साथ आपका धड़ और हाथ पैर चकते पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? आपके चकते पड़ जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है कि किसी भी व्यक्ति को चिकनगुनिया हो चुका है। चिकनगुनिया किस तरह का रोग है? विषाणु जनित रोग है। इस चीज़ को ध्यान रखना। किसके काटने से होता है? तो आपका एडिस मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का वर्गीकरण, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, जनसंख्या का ग्रामीण और शहरी वितरण, जनसंख्या का पुरुष और महिला वितरण। तो यहाँ पर जब भी जो आपकी अर्थव्यवस्था है, संरचनात्मक ढांचे की बात की जाएगी, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 2, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। तो यहाँ पर कौन कौन से विभिन्न क्षेत्र होते हैं, सेक्टर होते हैं, वो समझ लीजिए। तो हम अपने इंडिया के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम 3 में डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करते हैं? नंबर 1 प्राइमरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, तीसरा होता है आपका टर्सरी। तो इन चीज़ों को आप लर्न कर लेना। अब आपके प्राइमरी में क्या आते हैं? तो जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित आपके उद्योग हैं वो सब आते हैं प्राइमरी में, जिन्हें हम आपके रूट मटेरियल भी कहते हैं। रॉ मटेरियल आपको जो प्राप्त होता है वो। सेकेंडरी कौन से होते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्सरी होते हैं जहाँ से आपकी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस तरह से आपके 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है अर्थव्यवस्था की। यही आपकी संरचनात्मक ढांचा कहलाता है। तो जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान से तात्पर्य आपके संरचनात्मक ढांचे से। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2। कौन सा देश 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत और बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज या फिर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर बात की जा रही है कि 2021 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, भारत और बांग्लादेश। जबकि भारत 2023 में इसकी मेजबानी किसने की थी? तो 2023 में मेजबानी की थी भारत ने। जबकि 27 में मेजबानी कौन करेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 में मेजबानी करेगा आपका दक्षिण अफ्रीका, और इसके संयुक्त रूप से की जाएगी। अफ्रीका के साथ साथ में आपका जिम्बाब्वे भी है, और तीसरा देश है आपका नामीबिया। ये 3 मिलकर आपके 2031 के क्या है आपका नामीबिया। ये तीनों देश मिलकर 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। जबकि 2031 में भारत और बांग्लादेश मेजबानी करेगा। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, भारत और बांग्लादेश। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ या फिर अयोध्या। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है कि बहू बेगम का मकबरा। अब बहू बेगम का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया है नवाब सिराजुद्दौला ने। उनकी एक बीवी थी, उनकी याद में इन्होंने इसको बनवाया। किस स्थान पर स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, अयोध्या। अगर ऑप्शन में अयोध्या ना मिले आपको तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको फैजाबाद दिख जाए। तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। अयोध्या या फैजाबाद दोनों में से कोई आता है तो वो ही आपके लिए आंसर सही होगा। बहू बेगम का मकबरा बनवाया किसने है? नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। उन बेगम का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट ये है, तो उनका नाम भी लर्न कर लेना। उन्मातोज बानो बेगम, इनकी याद में इसको बनवाया गया है। ये चीज़ भी आप
लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4 अयोध्या में ये स्थित है या फिर फैजाबाद, जो भी आपका ऑप्शन में आपको दिख जाए। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। देखिए यहाँ पर क्या है, कब तक आपकी रही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन रह चुका है ये इम्पोर्टेंट है। तो जो आपकी सबसे पहले बनने वाली थी, फर्स्ट टाइम जो बनी थी 1963 में बनी थी, कौन बनी थी आपकी? सुचेता कृपलानी। अब सुचेता कृपलानी जब बनी थी तो इनको आपको लर्न करना कंपलसरी है, क्योंकि किसी भी स्टेट भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्या थी आपकी? फर्स्ट फीमेल सीएम थी किसी भी स्टेट की इन इंडिया। इसी तरह से अब सेकंड महिला कौन बनी थी? तो सेकंड बनी है आपकी मायावती जी। ध्यान रखना, मायावती जी जब आपकी सेकंड टाइम बनी है, लेकिन ये 4 टाइम्स बन चुके हैं, यानी आपकी उत्तर प्रदेश में 4 बार महिला सीएम बन चुकी हैं ये, या फिर सीएम बन चुकी हैं। ये 2 व्यक्ति और है अपने उत्तर प्रदेश में जहाँ पर वो 4 बार बन चुके हैं। थर्ड पर्सन थी आपकी महिला मुख्यमंत्री मायावती जी। तो 4 बार बनने वाले कौन कौन है? तो एक है आपके चंद्रभानु गुप्त, चंद्रभानु, और दूसरे हैं आपके एनडी तिवारी। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। एनडी तिवारी, चंद्रभानु गुप्त 4 बार बन चुके हैं। इसी तरह से मायावती बन चुकी हैं, लेकिन क्रम में वो आपकी सेकंड फीमेल सीएम थी। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से सभी। तो कोयले के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। सिंगरौली क्षेत्र में आपके सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं कि सिंगरौली क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके सोनभद्र जिले में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि यहीं से कई बार आपके क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर या गोरखपुर और जौनपुर। तो जो ढोला गीत है लोकप्रिय है, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, आगरा मेरठ के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत आपके जो 2 पात्र होते हैं, एक होता है ढोला, दूसरी होती हैं आपकी मारू। तो इन दोनों का कथा का निर्वचन किया जाता है, दोनों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है आपके नाटक के थ्रू। तो ये चरित्र चित्रण किया जाता है ढोला और मारू का। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 1, आगरा और मेरठ क्षेत्र में फेमस है आपका ढोला लोक गीत। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है सारनाथ, देवीपाटन, कौशाम्बी या फिर कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म के दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ऑप्शन सही आंसर होगा 3, कौशाम्बी। कौशाम्बी आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए क्यों फेमस है? दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो आपके अगर मैं जैन धर्म की बात करूं कि जैन धर्म में ये क्यों फेमस है या क्यों तीर्थ स्थल माना जाता है, तो यहाँ के जो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? पद्म प्रभु। क्या नाम था आपका? जो पद्म प्रभु थे उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। यहीं पर आपका एक बिहार है जिसे हम घोषित राम कहते हैं। क्या कहते हैं? घोषित राम बिहार स्थित है यहाँ पर। इसके लिए भी आपका जो कौशाम्बी है वो फेमस है। यहीं पर आपका इसी के निकट एक अशोक ने वो बनवाया था। क्या बनवाया था? अशोक के द्वारा यहाँ पर आपका एक स्तूप भी बनवाया गया था, इसलिए बौद्ध धर्म में भी ये पवित्र स्थल माना जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3, कौशाम्बी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश में दियसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद या फिर मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पे दियसलाई से संबंधित बात की जा रही है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, बरेली क्षेत्र में आपके सबसे ज़्यादा दियसलाई उद्योग का काम किया जाता है।
जबकि सहारनपुर में किसका काम किया जाता है, तो यहाँ पर आपके पेपर निर्माण का काम किया जाता है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। क्या है, पेपर निर्माण या पेपर मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है आपके सहारनपुर में। जबकि जो मुरादाबाद फेमस है वो किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपके पीतल के बर्तनों के लिए। किसके लिए फेमस है, आपका पीपल के बर्तनों के लिए। इसी तरह से मिर्ज़ापुर फेमस है आपके कालीन के लिए। किसके लिए, आपका कालीन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। आपका कालीन उद्योग के लिए फेमस है आपका मिर्ज़ापुर। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर एक। देशलाई उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है आपका बरेली। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ, बहराइच, झांसी या फिर पटना। तो भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 3 झांसी में ये स्थित है। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। झांसी को एक तरीके से और लर्न करना है, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलना ये 2 कॉरिडोर हैं, ये आपका ईस्ट कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है। दोनों आपस में कहाँ पे कट करते हैं, तो इस जगह कट कर रहे हैं और उसी का नाम क्या है आपका झांसी। अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चारा और अनुसंधान स्थित है आपके झांसी में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, फैजाबाद, मथुरा, बरेली या फिर झांसी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आने वाले समय में भी आएंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, मथुरा में ये स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इम्पोर्टेंट ये है। तो इसकी जो स्थापना हुई है 25 सितंबर 2001 में इसकी स्थापना हुई है। ये डेट भी आपको लर्न करनी है। अक्सर करके आपके स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है आपसे। सॉरी, यहाँ पर आपका एक सेकंड, ये आपका 25 सितंबर नहीं है, 25 अक्टूबर है। क्या है आपका 25 अक्टूबर, इसको लर्न कर लेना। स्थापना कब हुई है इसकी, 25 अक्टूबर 2001 में इसकी स्थापना हुई है। स्थापना वर्ष अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। ये जो आपका यूपी का पहला अनुसंधान संस्थान है आपके चिकित्सा से संबंधित, इस चीज़ को भी आप लर्न करना। जबकि अगर इंडिया के टर्म में बात करोगे तो इसका नंबर आता है आपका 4th। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2, मथुरा में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, जौनसारी, कोरवा, बॉक्सा या फिर राजी। तो यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी जनजाति है जो बहुविवाह को आचरित करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, जौनसारी जो जनजाति है वो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अंतर्गत जो आपका संयुक्त परिवार का प्रचलन है, देखिए ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं। कौन से किसका प्रचलन है, आपके संयुक्त परिवार का प्रचलन है। और जो परिवार का हेड होता है वो सबसे बड़ा भाई माना जाता है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना, क्योंकि इस तरह के फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। जो परिवार का हेड होता है वो बड़ा भाई होता है, जिसे हम सियाणा कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाणा कहते हैं। इस चीज़ को आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 1, जौनसारी। उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा, सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद या फिर मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2, शामली में स्थापित किया जाएगा। शामली में भी आपकी एक तहसील है जिसका नाम है कैरेना तहसील। क्या है आपकी, कैरेना तहसील है। इस चीज़ को भी आप लर्न रख लेना। हो सकता है आपसे जिला ना पूछ के तहसील पूछ ले, हो सकता है कि आपसे यहाँ पे गांव भी आपको पूछ ले। तो गांव का नाम है झिंझान। क्या नाम है, झिंझान गांव में इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2। नवंबर 2024 में कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, आगरा, वाराणसी, लखनऊ या फिर गोरखपुर। तो देखिए कृषि भारत 2024 का आयोजन हुआ है, कब हुआ है, नवंबर 2024 में। कहाँ पर हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। इसका आयोजन आपके 2024 में
लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ और एग्रीकेट इंडिया के साथ में किया गया है। भागीदार देश कौन है? देखिए इम्पोर्टेंट पूछा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन है। भागीदार देश कौन सा था? तो यहाँ पे जो भागीदार देश है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, नीदरलैंड है। क्या है आपका? नीदरलैंड को भागीदार देश 2024 में बनाया गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 3। लखनऊ में इस तरह आयोजन किया गया है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो ये आपकी सिंगरौली जल विद्युत क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके सोनभद्र जिले में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 3, उत्तर प्रदेश। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक जो उपन्यास है जिसका नाम है झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। काशीनाथ, अब्दुल बिस्मिल्लाह, नीरजा यादव या फिर अजय मिश्र? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, अब्दुल बिस्मिल्लाह ने झीनी झीनी बीनी चादरिया के लेखक हैं जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास में किन के बारे में इन्होंने लिखा था? तो आपके जो बनारस में रहने वाले जो बुनकर हैं, क्या हैं? बनारस में रहने वाले जो बुनकर हैं उनकी जीवन शैली को इसके अंतर्गत लिखा है। बुनकरों की जीवन शैली के बारे में इसमें लिखा गया है। ये बात भी आप लर्न रखेंगे, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? आगरा और लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद, आगरा और नोएडा, आगरा और बरेली? तो यहाँ पर पूछा गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे को किन 2 शहरों के लिए जोड़ने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3, आगरा और नोएडा को। इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी लेंथ पहले भी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसकी जो लेंथ है वो 165.33 किलोमीटर है। कितनी है? 537 किलोमीटर है। ये आप लर्न रखेंगे। इसका निर्माण किसने किया था? तो ये समाजवादी सरकार, जब अखिलेश सरकार थी उस समय इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3, आगरा और नोएडा के मध्य में ये स्थित है। नोएडा कहाँ पर स्थित है? तो इसको भी लर्न कर लेना, गौतम बुद्ध नगर में। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी या फिर खुर्जा? तो देखिए यहाँ पे धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी, जब भी धातु की बात की जाएगी तो एक ही आंसर आपके माइंड में आना चाहिए, वो है आपका मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। जबकि आपका लखनऊ किसके लिए फेमस है? तो लखनऊ फेमस है आपकी जरी के काम के लिए। जरी में आपका एक और आता है, यहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्या है? चिकनकारी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्या है आपकी? चिकनकारी साड़ियों के लिए ये यहाँ पे लखनऊ आपका मोस्ट फेमस है। इस चीज़ को आप लर्न करना। वाराणसी किसके लिए फेमस और ऊर्जा किसके लिए फेमस है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुके हैं। तो जो वाराणसी फेमस है वो डीजल इंजन बनाने के लिए फेमस है। क्या है? डीजल इंजन। डीजल इंजन किसके? वो भी रेलवे के। इस तरह से भी आपको ये लर्न रखना है। इसी तरह से आपका खुर्जा भी फेमस है। खुर्जा किसके लिए फेमस है? कई बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आपका जो खुर्जा है वो फेमस है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। किसके लिए? चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 2, मुरादाबाद। इखलास खां का रोजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, बदायूं या फिर झांसी? पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इखलास खां का रोजा कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, ये बदायूं में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है 1690 में। इस चीज़ को भी आप लर्न करेंगे।
ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नवाब इखलास खां की पत्नी के द्वारा बनवाया गया है। क्या है? इखलास खां की पत्नी के द्वारा इसको निर्माण कराया गया है उनकी याद में। किसने? 1690 में कराया गया है पत्नी के द्वारा। कहाँ पर कराया गया है? बदायूं में कराया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3। हरदौल कथा विशेष रूप से एक लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैले हुए क्षेत्र में गाया जाता है। मिर्ज़ापुर, अवध, ब्रज या बुंदेलखंड। तो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जैसे मान के चलना कि ये आपका यूपी है। ये जो आपका यूपी है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, इसे हम बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं और इसके नॉर्थ साउथ में क्या है? आपका एमपी है। तो यहीं पर इसको गाया जाता है। किसका? हरदौल की कथा गाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, बुंदेलखंड क्षेत्र। संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? सरोजिनी नायडू, हरवंशी फिरोज मोदी, रामनरेश यादव, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कब बना था? तो ये 1937 से लेकर 1950 तक क्या था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। लेकिन 24 अप्रैल 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। 24 अप्रैल को ही हम राजकीय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 24 अप्रैल 2025 के बाद में प्रथम राज्यपाल कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। हरवंशी आपके फिरोज शाह मोदी को बनाया गया। जबकि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। क्या थी? आपकी फीमेल गवर्नर थी और पहली गवर्नर बनने वाली भी थी। क्या है? ये बनी थी आपकी 1947 में। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में संभल में हुई हिंसा जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? वीरेंद्र दीक्षित, अजय कुमार बनर्जी, विजय प्रकाश गोयल या फिर देवेंद्र अरोड़ा। तो यहाँ पे देखिए नवंबर 2024 में कहाँ पर घटना हुई है? संभल में हुई है। उसकी न्यायिक जांच करने के लिए एक आयोग की गठन किया गया। अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, देवेंद्र कुमार अरोड़ा ने। देखिए यहाँ पर 2024 के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो जनवरी से लेकर, देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक प्लस जनवरी 2025 से लेकर, ध्यान से समझना, और अप्रैल 2025 तक ऑलरेडी दोनों वीडियो आपकी चैनल पर उपलब्ध है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। दोनों ही टर्म में आपकी वीडियो पड़ी हुई हैं, वो आपकी यूपी की हो, चाहे वो इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स हो या फिर वर्ल्ड लेवल के करंट अफेयर्स हो, दोनों ही चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। वीडियो कहाँ मिलेंगी आपको? तो ये वीडियो आपको यूपी SSSC BPO की अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो आपकी वीडियो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगी। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4, देवेंद्र अरोड़ा। बजट 2025-26 के अंतर्गत किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश बजट कब आया है आपका? ये 20 फरवरी 2025 को आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है। किस शहर में की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 2, लखनऊ में बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2। वे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से आपका सेंट्रल के बजट भी पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप उसे भी जाकर वहां पर देख सकते हैं। इस तरह से आज हमारे 40 क्वेश्चन, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के थे
और प्लस 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के थे। इसी तरह से आपके फ्यूचर में भी प्रैक्टिस सेट पेपर हम कराते रहेंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है डेट अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम 29 जून 2025 को कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। तो आप अपनी रिवीजन करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है तो ऑलरेडी टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई हमें सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।